चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉइस में हमने बच्चे जितना भी पढ़ाया था उसके आज आगे चलेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में कंसेप्ट बताया था मोनो ट्रांजिटिव का और डाई ट्रांजिटिव का। मोनो ट्रांजिटिव में होता क्या था कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते थे, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट के कारण वर्ब जो होता था ट्रांजिटिव होता था और एक ऑब्जेक्ट के कारण वर्ब जो होता था इंट्रांजिटिव होता था। तो दोनों में से कोई एक ट्रांजिटिव होता था और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मोनो ट्रांजिटिव। फिर मैंने डाई ट्रांजिटिव बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों अगर ट्रांजिटिव है तो आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के दो रास्ते थे, या तो ऑब्जेक्ट वन को पहले लाके करें या तो ऑब्जेक्ट टू को पहले लाके करें। दोनों से मीनिंग सेम निकलेगा, दोनों से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, दोनों गलत नहीं है। आपको दोनों स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था और उसके क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कराए थे। एक आध दो क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपको खुद तय करना होगा कि कौन सा ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव है, कौन सा डाई ट्रांजिटिव है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्लियर है? फिर उसके बाद हम आगे चीजों को लेके चलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, लास्ट का पोर्शन है और यहीं से बच्चों को नहीं बनता है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सबसे आता है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो अटक जाते हैं। तो यहाँ पे चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं दो क्वेश्चन बस रख रहा हूँ सीधा सा, फिर एक कंप्लीट है, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह पढ़ेंगे बस एक क्वेश्चन और कराने के बाद। तो लिखें पहले, रोहन विल अटेंड द पार्टी टू नाइट। एक सेंटेंस है आपके सामने, रुकना 2 मिनट, ये नहीं लिखते हैं, एक और लिखिएगा। नितिका हैज आस्क्ड फॉर ए बैग बाय नाउ। नितिका हैज आस्क्ड फॉर ए बैग बाय नाउ। ठीक है। दूसरा, श्रेया विल गिव तरुण, श्रेया विल गिव तरुण some rupees, तरुण some rupees tomorrow। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। एक बार हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है? एक बार आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद करते हैं। मैंने आपको कुछ बताया था, शायद याद होगा, कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अगर प्रीपोजिशन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन अगर लगा रहता है तो उसको हम अलग नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? क्या मैंने कुछ पढ़ाया था? फ्रेजल वर्ब, क्या बोलते थे? फ्रेजल वर्ब। भूल गए हो क्या? मैंने बताया था कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब को कभी भी सेपरेट नहीं करते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, शायद याद होगा आपको। ठीक है, इस सेंटेंस में ये बच्चे पहले वाले में नितिका हैज आस्क्ड फॉर ए बैग बाय नाउ लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आस्क्ड फॉर लिखा है, यहाँ पे आस्क्ड फॉर, यहाँ पे क्या है बच्चे? फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्यों है? क्योंकि वर्ब है और वर्ब के साथ क्या लगा है? प्रीपोजिशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और फ्रेजल वर्ब को हम कभी भी स्प्लिट नहीं करते हैं, कभी भी उनको बांटते नहीं है, जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने देते हैं। हाँ, वो टेंस बदलते हैं लेकिन ये दोनों को जुदा नहीं करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नितिका हैज, और ये आस्क्ड फॉर लिखा है तो ये फ्रेजल वर्ब ही है, मेन वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है और फ्रेजल वर्ब भी है। ठीक है, दोनों है, क्योंकि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आज थर्ड फॉर्म है,
और साथ में फॉर लगा है, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? तो इनको हम अलग अलग नहीं करेंगे, जहां रहेंगे साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नीतिका हैज आस्क्ड फॉर व्हाट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट, तो ये जवाब किसका दे रहा है, व्हाट का, तो ये कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ नीतिका हैज आस्क्ड फॉर अ बैग व्हेन, ये किसका जवाब दे रहा है, बाई नाउ। बाई नाउ, व्हेन का जवाब दे रहा है, कब, हाँ या ना। और जब व्हेन का जवाब देता है तो कौन सा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव। कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव। क्या ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को? तो एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। जब एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव होता है तो कौन सा पैटर्न आता है, मोनो ट्रांजिटिव। क्या आता है, मोनो ट्रांजिटिव। और मोनो ट्रांजिटिव का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ये जो ट्रांजिटिव वाला है, क्लियर है कि नहीं। तो क्या आएगा, अ बैग, क्योंकि ट्रांजिटिव का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्लियर है कि नहीं, अ बैग। फिर उसके बाद क्या होगा, हैज है तो हैज ही रहेगा। फिर उसके बाद बीन आएगा, हैज बीन आस्क्ड फॉर, हाँ या ना। अब आस्क्ड आस्क्ड ही रहेगा, वो का थर्ड फॉर्म ही है। और इसके साथ ऑफ फॉर कभी भी जुदा होगा नहीं, तो आस्क्ड फॉर ही रहेगा। अ बैग हैज बीन आस्क्ड फॉर, यहां तक क्लियर है सभी को। अ बैग हैज बीन आस्क्ड फॉर, उसके बाद क्या होगा बताइए। उसके बाद सीधा सा हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को चिपका देते थे, याद है कि नहीं है, वो के थर्ड फॉर्म के बाद। तो यहाँ पे क्या लगेगा आगे, बाई नाउ। क्या लगेगा, बाई नाउ। क्लियर है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट टू है। कौन सा है, ऑब्जेक्ट टू। कल स्ट्रक्चर बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बाई नाउ, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन, फिर क्या लिखेंगे, बाई। क्या लिखेंगे, बाई, क्योंकि नीतिका के लिए लगा रहे हैं। तो ये बाई किसके लिए है, नीतिका के लिए। और ये बाई नाउ ज्यों का त्यों है, क्लियर है कि नहीं। तो बाई नीतिका, बताइए समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आई थिंक ये क्लियर होगा। एक बार ध्यान से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो बताइएगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो मोनो ट्रांजिटिव का था, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं। अगर आपकी क्लास मिस हुई होगी तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि कल मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था इसका, ठीक है। तो अभी हम सीधा आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये मोनो ट्रांजिटिव का एक एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको दिया। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। मतलब लिखा नहीं रहेगा कौन सा ट्रांजिटिव, आपको खुद पहचान करना है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन में। पहला वाला क्लियर हो गया सभी को। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, क्या लिखा है, श्रेया विल गिव तरुण सम रुपीज टुमारो। श्रेया विल गिव तरुण सम रुपीज टुमारो। बच्चे एक बार ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखिए, श्रेया तो डूअर है, विल गिव है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। श्रेया विल गिव हुम, हुम तरुण। तो ये तरुण क्या कहलाएगा, कौन सा, तरुण के कारण ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ये वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, श्रेया विल गिव तरुण व्हाट, सम रुपीज। क्या है, सम रुपीज, ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। श्रेया विल गिव तरुण व्हेन, कब, टुमारो। कब, टुमारो। तो ये जवाब किसका दे रहा है, व्हेन का। तो व्हेन का दे रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। तो मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बताया था। अगर कोई शब्द व्हाट या हुम का जवाब देता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। और बाकी दूसरे शब्दों का जवाब देता है, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला ट्रांजिटिव, दूसरा ट्रांजिटिव और तीसरा इंट्रांजिटिव, क्लियर है। तो ये दो ट्रांजिटिव अगर दिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, डाई। तो डाई ट्रांजिटिव का बदलते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो डाई ट्रांजिटिव का चेंज करेंगे तो दो रास्ते हैं, या तो पहले ऑब्जेक्ट वन को ले आओ या तो ऑब्जेक्ट टू को ले आओ। तो पहले ऑब्जेक्ट वन से चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वन से करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, तरुण। क्या लिखेंगे, तरुण, क्लियर है कि नहीं। तरुण के बाद फिर क्या आएगा बच्चे, विल है, तो विल का तरुण के साथ विल ही रहेगा। और उसके साथ क्या लगेगा, बी, विल बी गिवन, क्लियर है कि नहीं, वो आपका थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्लियर है, सम रुपीज, सम रुपीज, यहां तक क्लियर है सभी को, सम रुपीज। उसके बाद फिर क्या है, ये लिखने के बाद फिर टुमारो को भी लिख दो, क्योंकि ये भी इंट्रांजिटिव है, क्लियर है कि नहीं। तो इसको भी बगल में ही लिख दो, टुमारो। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा दो, श्रेया के कारण क्या आ जाएगा, बाई श्रेया। ये बन गया एक तरीका ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑब्जेक्ट वन को पहले करके, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, श्रेया, तरुण विल बी गिवन सम रुपीज टुमारो बाई श्रेया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक ओके होगा। और दूसरा रास्ता एक और था बच्चे इसको ट्रांसफॉर्म करने का, कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन की जगह किसको पहले ले आए,
ऑब्जेक्ट 2 को। अच्छा, ऑब्जेक्ट 3 को तो ला ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इंट्रांजिटिव है, क्लियर है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट 2 को लाते तो क्या बनाते बताओ, सम रुपीज विल बी गिवन। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं बच्चे बताइएगा, विल बी गिवन के बाद कौन बताएगा, 2 या 4, तो 2 भी लगा सकते हैं 4 भी लगा सकते हैं, हम यहाँ 2 लिख देते हैं, चलेगा। तो सम रुपीज, मैं बताया था ना आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे 2 या 4 कल की क्लास में, ठीक है। तो सम रुपीज विल बी गिवन 2, फिर 2 के बाद सीधा क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी ये पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, टू तरुण, वेरी गुड, टू तरुण, क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद ये ज्यों करते उसके बगल में ही आ जाएगा, तो टू तरुण टुमारो, इसको बीच में ही लिखना है, हाँ या ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई श्रेया, ये हो जाएगा बच्चे दूसरा तरीका। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की लिखावट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे तरुण विल बी गिवन सम रुपीज टुमारो बाई श्रेया, सम रुपीज विल बी गिवन टू तरुण टुमारो बाई श्रेया, क्लियर है कि नहीं। तो ये दोनों रास्ते ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो जो भी देगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना होगा, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो ये हो गया बच्चे कंप्लीट। तो आपको मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव दोनों का मैंने एग्जांपल रखा भी फिलहाल में, जो मैंने कल पढ़ाया था, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी और आपको ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत भी नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को। तो आगे कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूं, पहले बताएं इतना कर लेंगे सभी लोग। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, जल्दी से नोट डाउन करें। समझ में आ गया। अब एक सवाल और जिसको नोट कर लीजिएगा, एक सवाल और, आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई कैन नॉट से एनीथिंग, इसका बताना है। आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये वाले भी आते हैं पेपर में, नॉट वगैरह लगा रहता है। आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कराने के पहले कुछ चीजें आपको समझाना पड़ेगा मुझे, तो पहले मैं उसको बताना चाहूंगा। आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये लिखा है ना सभी के पास, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अगर बच्चे कभी भी क्या लगा हो, नॉट, क्या लगा हो, नॉट लगा हो, और नॉट के साथ क्या लगा हो, एनी, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हो, तो हमेशा बच्चे दोनों अलग अलग को हम क्या कर देते हैं, मर्ज, क्या करते हैं, मर्ज। दोनों अगर अलग अलग फॉर्म में हो, नॉट अलग हो और एनी अलग हो, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, मर्ज करते हैं। और मर्ज करने का रास्ता क्या है ये बताएंगे, चाहे एक्टिव को पैसिव में बदलना हो या पैसिव को एक्टिव में, किसी में भी बदलना हो, अगर ये अलग अलग दिखेंगे तो इनको मर्ज कर देंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर एक साथ दिखेंगे तो अलग कर देंगे, मतलब ये जैसा है वैसा नहीं रहने देंगे। अगर ये अलग अलग है तो इनको क्या करेंगे, मर्ज, और अगर एक साथ है तो इनको क्या कर देंगे, स्प्लिट, क्या कर देंगे, स्प्लिट। मर्ज रहेगा तो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट रहेगा तो मर्ज करेंगे, मतलब जैसा उसको चेंज इस तरीके से करते हैं, लेकिन कब, जब नॉट लगा हो, क्या लगा हो, नॉट। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप लोग लिखिएगा पहले, ठीक है। तो लिखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे नॉट होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, नॉट। अब नॉट के साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक बन सकता है एनी का, किसका बन सकता है, एनी। अब एनी अकेला भी रह सकता है, ठीक है, या फिर एनी के साथ क्या लगा हो, बडी, क्या लगा हो, बडी, या फिर क्या लगा हो, थिंक, क्या लिखा हो, थिंक, या फिर क्या लिखा हो, वन, क्या लिखा हो, वन, ठीक है। इतना याद रखना, इनमें से कुछ भी लिखा हो, नोट कर लीजिएगा। नॉट के साथ एनी बडी लिखा हो, नॉट के साथ एनी थिंग लिखा हो, नॉट के साथ एनी वन लिखा हो, और नॉट के साथ केवल एनी लिखा हो, तो ये अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये अगर स्प्लिट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब अलग अलग फॉर्म में, इनको हम कौन से फॉर्म में बोलते हैं, स्प्लिट। तो हम इनको क्या कर देंगे, मर्ज, क्या कर देंगे मेरे भाई, मर्ज। और मर्ज करने का रास्ता मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो या तो इसको एक्टिव से पैसिव बदलना हो या पैसिव से एक्टिव बदलना हो, तो हमेशा बच्चे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग करने का तरीका, जैसे नॉट के साथ एनी बडी लिखा है,
तो सबसे पहली बात नॉट और एनी होगा तो केवल क्या लगेगा, नो। क्या लिखाएगा, नो। नॉट और एनी के कॉम्बिनेशन को बना हटाकर मर्ज कर कर हम क्या लिखते हैं, नो। नॉट और एनी दोनों है तो दोनों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, नो। लेकिन अगर एनी के साथ बडी भी लगा है तो नो के साथ क्या लग जाएगा, बडी, नो बडी। अगर इसके साथ थिंग लगा है तो क्या लग जाएगा, नथिंग। ठीक है, अगर वन है तो क्या लग जाएगा, नो वन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ये कौन सा फॉर्म है बच्चे, मर्ज फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, मर्ज। लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, और ये कब है, एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव हो, किसी में भी। क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर दोनों स्प्लिट फॉर्म में है तो मर्ज हो जाएंगे, अगर मर्ज है तो स्प्लिट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कैसे स्प्लिट होंगे, कैसे मर्ज होंगे, नॉट के साथ एनी का नो बनता है और नॉट के साथ एनी बडी का नथिंग होगा, नॉट के साथ एनीथिंग का नथिंग होगा, नॉट के साथ एनी वन का नो वन होगा। क्लियर है? तो ये अगर स्प्लिट फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, मर्ज है। तो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव इस तरीके से काम करते हैं। अब आपके सामने एक सवाल मैंने आपके लिए रखा है, इनको हम करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी लोग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नई चीज है, पेपर में आती है लेकिन ये अभी मैंने बताया नहीं था। ठीक है, ये स्प्लिट वाला यहां तक क्लियर है सभी को? अगर ये चीज क्लियर है तो एक सवाल ये है, इसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला नजर ही आप ध्यान से देखिएगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे बोल कौन रहा है, आई। डूअर कौन है, आई। तो कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव। इसको किसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, पैसिव। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लगा है, नॉट। क्या लगा है, नॉट। और यहाँ पे क्या लगा है, एनी। और एनी के साथ क्या लगा है, थिंग। तो नॉट और एनीथिंग क्या बन जाता है, नथिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों जो अलग अलग हैं स्प्लिट फॉर्म में मर्ज होके क्या बन जाएंगे, नथिंग। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, नथिंग। क्या आएगा, नथिंग। एनीथिंग का क्या हो जाएगा, नथिंग। एनीथिंग का क्या हो जाएगा, नथिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन। क्या लिखा हुआ है, कैन। तो नॉट और एनीथिंग मिलकर क्या बना दिया, नथिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया तो क्या हो गया, नथिंग। अब यहाँ पे कैन है तो कैन ही रहेगा, और कैन के साथ क्या लगता है, बी। याद होगा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, बी। और नथिंग कैन बी, से का क्या हो जाएगा, सेड। नथिंग कैन बी सेड। और यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा, बाई मी। क्लियर है? ये बन गया इसका पैसिव। क्लियर है? नथिंग कैन बी सेड बाई मी। ठीक है, तो नो के साथ अगर किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लाइक एनी के साथ बडी, सॉरी नॉट के साथ एनी बडी, एनीथिंग, एनी वन, या एनी बस लिखा हुआ है तो नो आ जाएगा। थिंग है तो नथिंग हो जाएगा, बडी है तो नो बडी हो जाएगा, अगर वन है तो नो वन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चे नेगेटिव वाला है, इनका स्प्लिट फॉर्म और मर्ज फॉर्म थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तो ये आपको काफी मदद करेगा। पहले बताएं इतना क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और रखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो तो ये वाला भी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दे दे रहा हूं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नोट कर लियो सब लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। व्यापम के लिए तो फेवरेट है ये। ठीक है ना, नॉट वाला। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो इतना बात हो गया, और यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। सभी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है केवल उसमें, क्योंकि बाकी एग्जाम में तो अगर वेटेज ज्यादा है इनका तो काफी पूछता है। ठीक है, चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, लिखिएगा। मीनू हैज नॉट डन एनी वर्क येट। मीनू हैज नॉट डन एनी वर्क येट। ठीक है, अगला एक और दे रहे हैं, लिखिएगा। नो बडी कैन प्लीज हिम। नो बडी कैन प्लीज हिम। नो बडी कैन प्लीज हिम। तीसरा, सी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी मेंबर। सी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी मेंबर। सी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी मेंबर। नथिंग कैन बी सीड।
पहले वॉइस पहचानना फिर दिमाग लगाना, ठीक है। वॉइस पहचानना तो आप काफी कंफर्टेबल तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कितने सेंटेंसेस रखे हैं, 4। एक बार चारों को देखिए एक बार, फिर हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, आप लोग लिख लो इसको, ये थोड़ा धूल धक्कड़ ज्यादा दिख रहा है बारिश के कारण। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उन्हीं के एग्जांपल्स हैं, एक बार ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले में आओ, मीनू हैज नॉट डन एनी वर्क येट। एक चीज याद रखना, ये येट दिख रहा है क्या, ये येट जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, मतलब येट का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में किया गया है तो हमेशा याद रखना बच्चे कि वो सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, देखो येट है तो नॉट लगा है, हाँ है ना। ये बाकी मैं पढ़ाता हूँ, मैं 10th में पढ़ाया था, क्लियर है कि नहीं। येट एक क्या होता है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। ये तो है, लेकिन अभी इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बस जानना था। अब आप ये बताइए, यहाँ पे नॉट दिख रहा है, अच्छा ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। क्यों, क्योंकि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर हैज के साथ बीन लगा होता तो जरूर क्या होता, वो पैसिव होता। ये एक्टिव है, कोई दिक्कत है किसी को, इसका पैसिव बनाना है। तो मीनू हैज नॉट डन एनी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट के साथ क्या लगा है, एनी। नॉट के साथ क्या लगा है, एनी। तो नॉट और एनी का कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चे, नथिंग। कहां से आ रहा है, थिंग कहां लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉट और एनी का कॉम्बिनेशन केवल नो होता है। क्या होता है, नो। थिंग बडी कब लगाना है, जब लिखा हो ना भाई, यहाँ लिखा ही नहीं है तो काहे के लिए अपना बुद्धि लगा रहे हो, थिंग नथिंग नो बडी, ऐसे थोड़ी है। तो नॉट और एनी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, याद रख लेना, नॉट प्लस एनी का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है बच्चे, नो। क्या बनाता है, नो, ठीक है। तो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। तो नो के साथ क्या लगा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क। क्या लिखा है, वर्क। तो सबसे पहले तो उसका, ये तो आपको एक्टिव क्लियर है, लेकिन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव थोड़ा देख लो पहले, ठीक है। तो मीनू हैज नॉट डन, यहां तक तो वर्ब है पूरा, यहां तक तो क्या है, वर्ब हैज नॉट डन। ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और नेगेटिव लगा है, क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ, मीनू हैज नॉट डन व्हाट, एनी वर्क। ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का। तो ये जो होगा बच्चे क्या बन गया, ट्रांजिटिव। क्या बन गया, ट्रांजिटिव। और मीनू हैज नॉट डन येट किसको जवाब दे रहा है, व्हेन। कब, येट मतलब अभी, हाँ या ना, अभी तक, क्लियर है। ये जवाब दे रहा है व्हेन का, तो व्हेन का देता है तो क्या होता है, इंट्रांजिटिव, क्लियर है, ठीक है ना। येट किसका दे रहा है, व्हेन का जवाब, इसलिए इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव है तो इसको तो पहले लाओगे नहीं, किसको लाओगे पहले, एनी वर्क को। लेकिन एनी और नॉट मिलके क्या बन जाता है, नो। तो एनी वर्क, नॉट और एनी वर्क मिलके क्या हो गया, नो वर्क। क्या बन गया, नो वर्क। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, नो वर्क। अब बताओ क्लियर है कि नहीं, नो वर्क। फिर उसके बाद हैज, तो हैज ही रहेगा, वर्क सिंगुलर होता है वैसे भी, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नो वर्क हैज बीन। अच्छा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट का खेल हो चुका है नो से, क्लियर है ना। नो वर्क हैज बीन डन, डन ही रहेगा। डन के बाद येट सीधा सीधा उतार दो, बाई मीन। बताइए क्लियर हो गया, नो वर्क हैज बीन डन येट बाई मीन। बताइए कोई समस्या, था ना बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखना है, मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल तो रहेगा ही, लेकिन नॉट और एनी मिलकर नो बन जाएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ नया नया बस पॉइंट बताते चल रहे हैं, वो एड ऑन होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक भी क्लास अगर आपकी मिस होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है सभी को, समझ में आया यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, नो बडी कैन प्लीज हिम। क्या लिखा है, नो बडी कैन प्लीज हिम। अब इसको देखिएगा, नो बडी कैन प्लीज हिम।
अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तब जाके चीजें बेहतर तरीके से कर पाएंगे आप। तो नो बडी कैन, ठीक है, ये कौन सा वॉइस है पहले ये बताओ, बोलो। अरे कहाँ इतना सोचते हो, एक्टिव वॉइस है ना। ये कैन के साथ बी लगा रहता तब ना पैसिव होता। कैन अकेला है मतलब एक्टिव वॉइस है। क्लियर है कि नहीं। और एक्टिव का क्या बदलना है, पैसिव। अब ये बताइए यहाँ पे नो बडी लिखा है, मतलब यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म है कि मर्ज फॉर्म है, ये मर्ज फॉर्म है। तो एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए ये अगर इस मर्ज है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। ठीक है, और मर्ज होके क्या बना है, नो बडी। अच्छा नो बडी किससे किससे बना होगा, नो बडी कैसे बना होगा, नॉट प्लस एनीबडी। नॉट प्लस एनीबडी मिलकर क्या बनता है, नोबडी। क्या ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर मर्ज फॉर्म में है तो किसमें करना पड़ेगा, स्प्लिट। उल्टा करते हैं, स्प्लिट को मर्ज, मर्ज को स्प्लिट। तो बताइए क्या होगा, सबसे पहले बताओ, नो बडी कैन प्लीज हुम, ये किसका जवाब दे रहा, हुम का। ये कौन सा वो हो गया, ट्रांजिटिव। कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब ट्रांजिटिव तो इसको पहले ला सकते हैं, तो हिम को पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। फिर यहाँ पे नॉट और एनीबडी लिखना है, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, he cannot be pleased, he cannot be pleased by, nobody का क्या हो जाएगा, anybody। समझ में, समझ में आ रहा है, he cannot be pleased by anybody। समझ में है, नोट करिए इसको। अच्छा एक बात और है, ये पेपर में पूरा थोड़ी करना पड़ेगा। जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन में केवल क्या देखेंगे कि यहाँ नो है, बडी है, तो नो बडी का जरूर क्या किया होगा, एनी और बडी। तो कौन से ऑप्शन में एनी बडी दिख रहा है और नॉट दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, वही वाला टिक करना है। बात समझ में है, मतलब इतने में आपका जवाब मिल जाएगा, आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, हमेशा ऑप्शन से करना पहले। क्लियर है कि नहीं, ऑप्शन बहुत मदद करता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है, हमेशा ऑप्शन को देखना है। तो आपको जो जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना वो देखना है ऑप्शन। ठीक है, स्प्लिट किया है कि नहीं किया, मर्ज है तो स्प्लिट किया है, स्प्लिट है तो मर्ज किया है, और मर्ज करके क्या लिखा है, समझ में आ रहा है, नोट करिए। अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और है, एक और दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी मेंबर। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ, सी डज नॉट डज नॉट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव, क्योंकि डू डज हमेशा एक्टिव में ही होता है। क्लियर है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस अगर है तो इसको पैसिव में बदलना होगा, तो पैसिव में बदलने के लिए पहले आपको वर्ब देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइए, डज नॉट के साथ ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद एनी मेंबर, सी डज नॉट आइडेंटिफाई हुम, हुम का जवाब दे रहे हैं एनी मेंबर। किसको नहीं पहचान, कोई भी सदस्य को नहीं पहचान पाएगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे हुम का जवाब दे रहा है, तो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। तो मतलब इसको पहले लाया जा सकता है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट, और क्या दिख रहा है, एनी। तो नॉट और एनी मिलके क्या बनता है, नो, और नो के साथ क्या लगेगा, मेंबर। तो यहाँ पे होगा नो मेंबर, वेरी गुड, नो मेंबर। फिर यहाँ पे डज नॉट है ना, डज के साथ V1 है, तो इसमें क्या बनता है, इज एम आर। तो नो मेंबर के साथ क्या होगा, मेंबर तो है नहीं, इज होगा। नो मेंबर इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ या ना। इज, फिर आइडेंटिफाई का क्या हो जाएगा, इज आइडेंटिफाइड, इज आइडेंटिफाइड, सब पढ़ा चुका हूं, याद है सभी को। नो मेंबर इज आइडेंटिफाइड, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, बाई हर। समझ में है, हाँ या ना। नो मेंबर इज आइडेंटिफाइड बाई हर। तो पेपर में जब जाओगे ना तो ये देखोगे, नॉट और एनी मिलके नो होना चाहिए, नो मेंबर। कौन से ऑप्शन में नो मेंबर दिख रहा है, टिक कर दो। क्लियर है कि नहीं, कहां पे इज लगा है, टिक कर दो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। क्योंकि एक ऑप्शन में वॉज करके दिया होगा, एक ऑप्शन में नो मेंबर की जगह कुछ और लिख दिया होगा, एनी मेंबर ही लिख दिया होगा, तो वो सारे ऑप्शन हटा देंगे। मतलब सही आंसर नहीं ढूंढना है एग्जाम में, आपको गलत आंसर ढूंढना है, सही अपने आप मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, आखिरी वाला बचेगा वो सही है। अगर सही ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में सही आंसर नहीं, गलत आंसर ढूंढना है, आखिरी वाला बचेगा वो सही होगा, आखिरी वाले दिमाग ही नहीं लगाना है। क्लियर है कि नहीं, बस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा जो वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग कैन बी सेड। अब ये बताइए, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, वेरी गुड, क्या है ये, पैसिव। क्यों है, कैन के साथ क्या लगा है, बी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ या ना। तो बिल्कुल ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो इसको किसमें बदलना होगा, एक्टिव। किसमें बदलना होगा, एक्टिव। अच्छा, एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंट कौन होता है, डूअर।
तो ये बताइए यहाँ पे तो डूअर गायब कर दिया है, बाई लिखा ही नहीं है, हाँ या ना? बाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इन जानबूझ के गायब कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो एजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर गायब कर देता है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमें तो डूअर की जरूरत है ना, तो हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नथिंग कैन बी सेड, मतलब कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है किसके द्वारा? किसी के द्वारा। तो ये बाई देम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाई हिम हो सकता है, हाँ या ना? तो बाई देम मैं मान लेता हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? बाई हिम भी मान लेते, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। किसके अकॉर्डिंग रहेगा? ऑप्शन में। बाई हिम के हिसाब से बनाया है कि बाई देम के हिसाब से बनाया है कि बाई हर के हिसाब से बनाया है, ये हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये किसके अनुसार चलेगा? ऑप्शन। क्लियर है? तो अगर मैं बाई देम मानता हूं तो ये बताइए इस डूअर को मैं पहले लाऊंगा, तो डूअर को पहले लाऊंगा तो देम किस में बदल जाएगा? दे। किसमें बदल जाएगा? दे। कैन बी सेड, तो देम का क्या हो जाएगा? दे। क्लियर है? अब ये बताइए यहाँ पे कैन बी लिखा है, अच्छा नो के साथ क्या लगा है? कैन। नथिंग के साथ कैन। तो अब आप थोड़ा सोच के बताइएगा, दे कैन नॉट, क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट, दे कैन नॉट से होगा ना केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे कैन नॉट से। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट से एनीथिंग। एनीथिंग और नॉट मिलके ही तो नथिंग बना होगा, तो दे कैन नॉट से एनीथिंग। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो अगर आप पढ़ाई अच्छे से किए हैं तब टॉपिक्स बनते हैं, अगर आप केवल तुक्का मार के गए हैं तो आपसे कभी नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, हर एक टॉपिक को पढ़ाने में समय लगता है। जो लोग 2 घंटे में सोचते हैं वॉइस हो जाएगा, तो संभव नहीं है। हो तो जाएगा लेकिन आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए बताया यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका पूरा असर्टिव सेंटेंस हमने पूरा करा दिया। अगला है बस, यही सबसे बड़ा था, बाकी छोटे छोटे हैं। लिखिएगा हेडिंग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखिएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम यहाँ पे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस का जो टाइप था वो क्या था? असर्टिव। और असर्टिव के सारा खेल कंप्लीट हुआ, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सही है, बस इसमें स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने रूप के होते हैं? शायद मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, कुछ बच्चों ने टेंस की क्लासेस अटेंड नहीं की हो तो वो कोई बात नहीं, उनको भी बता देंगे। लेकिन ये बताइए, जो जो अटेंड किए हैं क्लास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। तो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने रूप में बदला था बच्चे? 2। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है बच्चे ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का अर्थ यह है कि जब आपका उत्तर, जब आपका उत्तर, उत्तर मतलब क्या है बच्चे? जवाब। ठीक है, जब आपका उत्तर क्लोज एंडेड का मतलब है जब आपका उत्तर या तो हाँ हो या तो ना हो। मतलब एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, एक ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें आपका जवाब या तो हाँ हो या तो ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। लेकिन एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब, जिसका आंसर हाँ या ना के साथ साथ एक्सप्लेनेशन हो। क्या हो? एक्सप्लेनेशन हो, मतलब पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो उसके जवाब देने के लिए, आपको मजबूरी पड़ रही है उसको एक्सप्लेन करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। ठीक है, जब प्रश्न का जवाब या तो हाँ या ना में हो तो उसे हम क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जब जवाब में एक्सप्लेनेशन हो तो उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने खाना खाया है, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना। क्लियर है? क्या आपने खाना खाया, ये मेरा प्रश्न है और आपका जवाब क्या होगा? या तो हाँ या तो ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने खाने में क्या क्या खाया, तो आप उसका जो एक्सप्लेन करेंगे, रोटी सब्जी जो भी आपने खाया है, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं?
तो दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब या तो हाँ या ना हो, उसे हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ हो, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड। तो कायदे से अगर दो फॉर्म है तो दो स्ट्रक्चर भी होगा, और दो स्ट्रक्चर होगा तो दो प्रकार से आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे अलग अलग, हाँ या ना। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं अपन क्या, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। क्लोज एंडेड, ठीक है। अब क्लोज एंडेड का जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस मतलब जो सिंपल स्ट्रक्चर जो है उसको हम एक्टिव वॉइस यहाँ पे कह रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है बच्चे क्लोज एंडेड में, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लगा रहता है क्वेश्चन। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। जो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो एक्टिव वॉइस का ही था, हाँ या ना। अब हम किसका इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पैसिव में। किसमें बदलेंगे, पैसिव। पहले बताओ इतना क्लियर है। तो हमेशा क्लोज एंडेड में शुरुआत किससे होती है, सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे बच्चे इसका पैसिव बनाओगे, तो पैसिव जब बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क तब भी रहेगा और हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे लिखेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। मतलब चेंज वो भी किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, जो पहले आता है। क्लियर है कि नहीं। नॉर्मल में हम ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। बाकी सब कुछ वैसा ही है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। बाकी अब आपको पता है कि क्या करना है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब बताइए क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होगा थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा एजेंट। एजेंट मतलब वही जो डूअर है। क्लियर है। और फिर क्या लगा देंगे क्वेश्चन। बताइए क्लियर है, कोई ज्यादा अंतर है क्या। बस यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आके फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। क्लियर है कि। तो ये हो गया बच्चे किसका, क्लोज एंडेड का। किसका हो गया बच्चे, क्लोज एंडेड का। अगला लिखते हैं बच्चे ओपन एंडेड। अगला क्या लिखेंगे, ओपन एंडेड। तो एक और लिख लीजिए ओपन एंडेड। ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में ध्यान से देखिएगा, क्लोज एंडेड अगर आप लोग को क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं ना, कुछ एग्जांपल भी रख लेते हैं, ये तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर ओपन एंडेड बताएंगे, एक एग्जांपल ले लो, नहीं तो आप फिर एक साथ करोगे तो परेशान हो जाओगे। अलग अलग करो। लिखो बच्चे, डू यू नो दिस एड्रेस, डू यू नो दिस एड्रेस। अगर आप किसी से पूछते हैं क्या ये पता आप जानते हैं, तो उसका जवाब वो क्या देगा, बोलिए। हाँ या ना में देगा ना। जैसे आप किससे पूछते भैया ये वाला पता आपको पता है, तो क्या बोलेगा, नहीं या हाँ। कि बताएं, हाँ हाँ कुछ दिन पहले पता था लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा वो, हाँ या ना। तो यही है डू यू नो दिस एड्रेस। तो ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड इसलिए है क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप किससे शुरुआत कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया के बाद ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट। क्या लिखा है बच्चे, सब्जेक्ट। समझ रहे, और इसका जवाब या तो हाँ है या तो ना है। ठीक है, और ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्वियस सी बात है, डू डस के साथ, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब ये दिस एड्रेस क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे, यू नो वॉट। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देख लेना भाई। यू नो वॉट क्या है, दिस एड्रेस मतलब ट्रांजिटिव, वॉट का जवाब दे रहा है ना, हाँ या ना। अब ट्रांजिटिव है तो बिल्कुल इसका पैसिव बनेगा। अब पैसिव बनेगा तो सबसे पहले हमें पता है कि पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस एड्रेस। क्या लिखेंगे, दिस एड्रेस। लेकिन इसके पहले एक और चीज लगाना है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। और दिस एड्रेस के कारण क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, करना सब कुछ वैसे ही है। तो डू डज में क्या होता है, इज एम आर। तो दिस एड्रेस के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि दिस एड्रेस सिंगुलर है। तो इज दिस एड्रेस, इज दिस एड्रेस। अब यहाँ पे क्या होगा, वो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नो का क्या हो जाएगा, नोन। इज दिस एड्रेस नोन।
फिर यहाँ पे क्या होगा, यू है तो नोन के साथ बाई नहीं लगता, नो के साथ मैंने बताया था कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वो हमें टू, तो नोन टू, और यहाँ पे क्या लगेगा यू। याद है सभी को, नो के साथ हमेशा बच्चे बाई नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्रीपोजिशन टू, याद होगा सभी को। तो यहाँ पे इज दिस एड्रेस नोन टू यू, क्लियर है कि नहीं, ये इसका पैसे बनेगा। बात समझ में है, बताओ समझ में आ रहा है सभी को, क्या मैंने कुछ नया पढ़ाया है, सब कुछ वही है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है। यहाँ पे हेल्पिंग वो पहले आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, जनरली हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो इज दिस एड्रेस नोन टू यू, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया बच्चे, कोई समस्या है किसी को, तो आई थिंक ये बात सभी को क्लियर होगा, और क्लोज एंडेड का एग्जाम्पल भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। समझ में आया मेरे भाई। अब क्लोज एंडेड के बाद अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ओपन एंडेड, क्या बताने वाला हूं, ओपन एंडेड। एक एग्जांपल इसका लिया गया, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक भी आप लोग बताओ, मस्ट वी स्टॉप द वॉर, लिखो एक सेंटेंस, एक और आप लोग करो, मस्ट वी स्टॉप द वॉर। जैसे अभी यूक्रेन में खतरनाक युद्ध, जो भीषण युद्ध हुआ, ठीक है, यूक्रेन और किसका हुआ, पाकिस्तान, इसका किसका हुआ है, ठीक है, मस्ट रसिया का हुआ है ना, कि बांग्लादेश लड़ा है, बताओ, बांग्लादेश की लड़ाई नहीं हुई है, हैं? बांग्लादेश और चाइना की लड़ाई हुई है ना, कोई नशे नशे उसे में तो नहीं रहते हो ना, यूक्रेन और रसिया की हुई थी भाई, ठीक है। लिखिए यहाँ पे क्या है, मस्ट वी स्टॉप दी वॉर, मस्ट वी स्टॉप दी वॉर, बताइए इसका, ये मुंगेली और कोंडा गांव की लड़ाई हुई है, बताओ देखो यार, मस्ट वी स्टॉप दी वॉर। अब आप ये बताइए, मस्ट वी स्टॉप दी वॉर, अब ये बच्चे आपके सामने हैं, मस्ट लगा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मस्ट मतलब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब सब वही है, और उससे शुरू किया कि मस्ट वी स्टॉप दी वॉर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब वो क्या है, क्लोज एंडेड, क्या है वो, क्लोज एंडेड, क्लियर है। अब बनाइए इसका, अब सबसे पहली बात, ये हेल्पिंग वर्ब ही है ना, मस्ट वगैरह मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, सब हेल्पिंग वर्ब ही है, सहायक क्रिया ही है। अब इसका क्या होगा, मस्ट वी स्टॉप वॉट, तो वॉर किसका जवाब दे रहा है, वॉट का, वॉट का देने के कारण कौन सा है ये, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है तो पहले लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दी वॉर। अब ये बताओ, मस्ट से शुरू है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में भी क्या यूज करेंगे, मस्ट ही करेंगे, क्योंकि मस्ट के लिए हमें कोई दूसरा जुगाड़ पता ही नहीं, हाँ है ना, वही लगा देंगे जो मॉडल ऑक्सिलरी, ज्यादा बुद्धि में लगाएंगे, क्लियर है कि नहीं, मस्ट दी वॉर। फिर उसके बाद क्या लगेगा, बी, याद रखना बी लगता है ना, बी याद है, और बी के बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, मस्ट दी वॉर बी स्टॉप्ड। फिर यहाँ पे बाई होगा, और बाई के बाद वी का क्या हो जाता है, अस, बताओ क्लियर है, मस्ट दी वॉर बी स्टॉप्ड बाई अस, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे क्लोज एंडेड का खेल। अब हम शुरू करेंगे ओपन एंडेड। कौन सा फॉर्म था ये, कौन सा फॉर्म था ये, लिखिएगा ओपन एंडेड, ठीक है। चलिए कोई समस्या, लिखो जल्दी से, बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लिया सबने। अगला हेडिंग में लिखिएगा बच्चे ओपन एंडेड। दूसरा क्लोज एंडेड के बाद दूसरा होता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, क्या, ओपन एंडेड। इसका मतलब इसमें जवाब में क्या छुपा रहता है, एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं कोई चीज पूछता हूं, क्या आपने ताजमहल में क्या क्या देखा, ठीक है, तो आप बताने लगेंगे ये देखा मैंने, वो देखा, ठीक है, वही चीज है, ठीक। तो इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ओपन एंडेड में हम चलेंगे, ठीक है। अब ओपन एंडेड के बारे में जिक्र करता हूं मैं, तो एक काम करेंगे, पहले एक सेंटेंस लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा, पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं फिर एग्जांपल देंगे, ठीक है।
आप बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा, जो जो पढ़े हैं आप खड़े करिए। वेरी गुड, क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड बोलो। क्या बोलो? क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड भी बोलते हैं लेकिन क्वेश्चन वर्ड बोलो, ज्यादा प्रॉपर शब्द होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले एक्टिव वॉइस लिखते हैं यहाँ पे। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो साधारण स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, इसको हम लिखते हैं QW। QW मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न पूछने वाला शब्द। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, इसलिए इसको नाम एक और दिया जाता है WH वर्ड। क्या बोला जाता है? WH वर्ड, क्योंकि WH से जनरली शुरू होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ भी होता है वैसे। ठीक है ना? तो जितने भी ऐसे शब्द जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड की एक सब कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर था क्लोज एंडेड का वैसे ही होगा। फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर क्या होगा? मेन वर्ब। और फिर क्या होगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे लगाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? मतलब जैसा आपने क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर पढ़ा था सिमिलर है, बस एक चीज उसमें ऐड हो गया है। क्या? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है। हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही है, मेन वर्ब मतलब वही वर्ब। क्लियर है कि नहीं? अब इसका क्या बदलना है बच्चे? पैसिव वॉइस। क्या बदलना है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सवाल ये उठता है। तो इसका एक्टिव का क्या बदलना है? पैसिव। पैसिव बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट तो लाएंगे, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड जो यूज किए हो वो तो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे QW तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन पूछने का मतलब थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम बदल देंगे, एक्सप्लेनेशन तो अभी भी पूछेंगे, बस स्ट्रक्चर अलग होगा। तो क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रहेगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग हमेशा क्या लिखते थे? चेंज हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड बच्चे, चेंज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चेंज हुआ है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाँ या ना? सही है कि नहीं? मतलब ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर जैसा करते थे वही करो। फिर क्या लिखोगे? मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखोगे? एजेंट। बस बच्चे ये हो गया, खेल खत्म। क्लियर है? समझ में आया? ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। एक एग्जांपल आप सबके सामने रखूंगा तब जाके ज्यादा चीजें क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लिखेगा, लिखेगा व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर। एक बार ट्राई करो फिर बनाते हैं। बताओ। सबसे पहले वही खेल है। पहले तो ये देखो, व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो व्हाट है तो व्हाट तो रहेगा ही रहेगा। आर यू डूइंग हियर, तो ये बताओ सबसे पहले मुझे, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये हियर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। हियर किसका जवाब दे रहे हैं? यू डूइंग वेयर। यू डूइंग वेयर। ऑब्जेक्ट हम उसी को बोलते हैं जो या व्हाट या हुम का जवाब देता है, क्योंकि जो व्हाट या हुम का जवाब देता है उसे ही हम नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह नहीं होते हैं। ये हियर किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। एक तरह से ये क्या है बच्चे? एडवर्बियल प्लेस है। एडवर्बियल प्लेस है। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा। हियर किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। मतलब ये आपका इंट्रांजिटिव है। क्या है ये? इंटर, याद रखिएगा। हाँ या ना? इंट्रांजिटिव है तो क्या आप इसे पहले लाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो कहां लाएंगे? हाँ या ना? तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑब्जेक्ट को पहले ला ही नहीं सकते। हाँ या ना? अब नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, व्हाट को तो लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन वर्ड। हाँ या ना? अब व्हाट के साथ लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे बच्चे ऑब्जेक्ट पता नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्या? इज।
वॉट के साथ क्या लगा लेते हैं, इज। क्या लगा लेते हैं, इज, क्योंकि वॉट के साथ यहाँ पे आर क्यों लगा था, यू के कारण, यू के कारण आर लगा था, हाँ या ना। अब यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, पता नहीं, इसलिए इज लगा दो। क्लियर है कि नहीं, नहीं पता हो तो इज लगा देना। वॉट इज, फिर क्या लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म है तो क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग। अच्छा सब्जेक्ट होता तो लिखते, ऑब्जेक्ट होता तो लिखते ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता तो यहां चिपका देते कि नहीं, लेकिन है क्या, नहीं, तो इसलिए लिखना नहीं, है ही नहीं तो क्या लिखोगे मेरे भाई, व्हाट इज, फिर यहां पे क्या लगाओगे, बीइंग। क्या लगाओगे, बीइंग, व्हाट इज बीइंग। क्लियर है कि नहीं। अब व्हाट इज बीइंग के बाद क्या लगाओगे, व्हाट इज बीइंग, फिर क्या होगा, डन। डूइंग का क्या हो जाएगा, डन। व्हाट इज बीइंग डन, सीधा वर्ब लगा दिए, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यू लग जाएगा ना, हाँ या ना, एजेंट। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, बस हो गया भाई, और क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। क्लियर है कि नहीं, व्हाट इज बीइंग डन हियर, वहां सॉरी हियर तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो मेन वर्ब के बाद लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज बीइंग डन, डन के बाद यहाँ पे हियर, उसके बाद वर्ब के बाद ही लिखते थे ना, याद है ना, इंट्रांजिटिव। व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। अब ठीक है, क्लियर है ना, वो रहेगा ही, वो उसको ऐसे हटा नहीं सकते। तो इंट्रांजिटिव का इस्तेमाल हमेशा कहाँ करते हैं, मेन वर्ब के बाद। इसके बाद करते हैं मेन वर्ब के बाद, मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट लिख देते। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन बाय, व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। क्लियर है सभी को, चलिए, तो काफी अच्छा था ये क्वेश्चन, और इसके 2-3 एग्जांपल और दे रहे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। तो इंट्रोगेटिव इसके साथ होता है खत्म, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको एक बार ट्राई करके आइएगा घर से। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आए। लिखिए, व्हेन डिड ही बाय द कार, ये होमवर्क है। व्हेन डिड he buy the car, when did he buy the car, second one, when did Reena go, when did Reena go, how can you do this, how can you ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, कल हम कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा, कल लास्ट है। क्लियर है कि नहीं, कोशिश क्या करेंगे, कल खत्म ही कर देंगे। इंपेरेटिव बस बचा है और रूट सेंटेंसेस 2 बचे, इंपेरेटिव एंड रूट सेंटेंसेस। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा।